चलो तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे वांडर वाल्स रेडियस। कल के लेक्चर्स में जो हम लोग देखे थे वो हम लोग देखे थे एटॉमिक रेडियस में। जो हम लोग देखे थे कोई भी एटम का रेडियस फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसका चार तरह से हम लोग जो उसका बॉन्ड जो बनता है कोई भी आइटम का, जैसे कि हम लोग देखे थे कौन कौन सा बनता है। तो देखे थे कोवैलेंट बनता है, फिर हम लोग देखे थे वांडर वाल बनता है, फिर उसी तरह मेटालिक होता है। फिर चलेंगे हम लोग आयनिक के बारे में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा है जो अभी रेडियस के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो तुम्हारा आयनिक रेडियस रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तुम कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम में बैठो, चाहे कहीं भी कोई भी एग्जाम में बैठोगे, और अगर रेडियस से अगर सवाल आना है तो तुम्हारा आयनिक रेडियस से आता है। तो हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे कौन सी देखे थे हम लोग, तो कोवैलेंट रेडियस देखे थे। तो देखे थे वहां पे कि दो तरह से वहां पे हम लोग को कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं। एक तो हम लोग होमो एटॉमिक था जिसमें बहुत ही आराम था। होमो एटॉमिक का क्या करते थे, सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ निकालते थे, उसको क्या करते थे, दो से डिवाइड करते थे तो निकल जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग हेट्रो एटॉमिक की बात किए थे तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली दो से डिवाइड करने से नहीं निकलता है, क्योंकि एक का पार्टिसिपेट अगर थोड़ा कम रहता है दूसरा का ज्यादा रहता है। देखा था कल ही। तो उस तरह से हम लोग देखे थे, तो ओवरलैपिंग में वहां थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, इसी वजह से वहां पे हम लोग निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को दो साइंटिस्ट ने मिल करके एक हम लोग को क्या इक्वेशन तैयार किया था। तो उस इक्वेशन के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एटॉम कोई मतलब कि जो भी हम लोग को मॉलिक्यूल रहेगा, जो भी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, तो उसका हम लोग कैसे रेडियस निकाल पाएंगे, तो वो हम लोग देख चुके थे कल ही के लेक्चर में। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग वांडर वाल्स रेडियस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग मेटालिक रेडियस, तब चलेंगे हम लोग आयनिक रेडियस में। तो सबसे पहले देखो कि वांडर वाल रेडियस जो यूज हुआ था वो क्यों हुआ था और किसके लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, इट मे अल्सो बी डिफाइंड एज half of the internuclear distance of two non-bonded neighboring atoms or atoms of two adjacent molecule। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो वांडर वाल जो रेडियस है इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगा उसका हम लोग को क्या करना है, हाफ करना है। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे दो का हम लोग एटम ले लिए, ठीक है ना, उसके बीच जो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कौन सा एटम की बात करेंगे, तो यहाँ पे वैसे एटम का बात करेंगे जो क्या करते हैं, तो नन बॉन्डेड रहते हैं। क्या चाहिए रहते हैं हम लोग को, नन बॉन्डेड। इसका मतलब वो हम लोग को बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बनाता है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग एटम की बात करेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, दो एटम को रखेंगे सेम चीज को, और उसके बीच का जो हम लोग को क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वांडर वाल रेडियस। जैसे कि मान के चलो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे तुम लोग को सुना होगा जितने भी नोबेल गैसेस है लगभग क्या करते हैं कि कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो नहीं हम लोग को बॉन्ड बनाता है तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, वही हम लोग कहलाएगा नॉन बॉन्डेड एलिमेंट कहलाएगा। जैसे मान के चलो ये हम लोग को नियोन ले लिए, क्या चीज ले लिए, नियोन, और ये भी हम लोग ले लिए क्या, इसका नियोन। तो नियोन है, सब किसी से बॉन्ड बनाता नहीं है। लेकिन अगर दो नियोन एटम को हम लोग सामने रख देते हैं तो उसके बीच में भी थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जान रहा है चार्जेस का खेल होगा, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो उतना ज्यादा उन लोग अट्रैक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी क्या रहता है उसके बीच में इंटरेक्शन तो होता है। तो इसको क्या करते हैं, दो एटम को इतना हम लोग जो होता है क्लोजेस्ट, जितना हम लोग को किया जा सकता है तो उतना हम लोग को डिस्टेंस में उसको रखते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस एटम का जो हम लोग न्यूक्लियस होगा और इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। और इसी का अगर आधा कर देंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, किसका, वांडर वाल। अरे ये जो देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वांडर वाल फोर्स बोलते हैं। और इसी को हम लोग ये जो बॉन्ड जो बन रहा है इसको बोलते हैं क्या चीज, वांडर वाल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अगर आधा कर देंगे, उस डिस्टेंस का अगर हम लोग मापेंगे यहाँ पे तो उसको बोलेंगे वांडर वाल रेडियस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि अगर हम लोग निकालेंगे वांडर वाल रेडियस तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर रेडियस निकालेगा तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि अगर उसका क्या करना है, बॉन्ड लेंथ निकाल लो, वही करेंगे। और बॉन्ड लेंथ तो क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, रेडियस। यहाँ तो कोई दिक्कत।
अब ये रहा हम लोग को आइटम्स के लिए। उसी तरह से हम लोग को क्या होता है कि दो हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स का। किसका ले लेते हैं? मॉलिक्यूल्स का। जैसे मान के चलो ये हम लोग ले लेते हैं NaCl, NaCl छोड़ दो, HCl ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं? HCl। और ये भी हम लोग को क्या है? HCl। ठीक है, तो ये HCl एक अलग मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है? हम लोग को एक अलग मॉलिक्यूल है। और इस दोनों को भी क्या किया गया? समीप में रखा गया है कुछ डिस्टेंस में। तो वहां पे देखेगा कि इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और कैसा बॉन्ड लेंथ? वान डेर वाल का हम लोग वहां पे देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ है। और फिर इसी तरह से इसका भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हम लोग को निकल जाएगा किसका? वान डेर वाल रेडियस का। शर्त यही था कि यहाँ पे हम लोग को क्या है? आइटम है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को? मॉलिक्यूल है। इसी तरह से यहाँ पे हीलियम मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले सकते हैं। यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है और इस तरह से जो इंटरेक्शन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वान डेर वाल। यहाँ पे हम लोग बॉन्डेड बोलते हैं। वहां पे समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी अगर रेडियस निकालेगा तो कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे R बराबर D/2 लिख देगा। अरे ये नहीं करेगा। चलो, तो बस यही था तुम्हारा क्या चाहिए? वान डेर वाल रेडियस। अब कैसे वान डेर वाल फोर्स वगैरह काम करता है, कैसे वहां पे हम लोग ये बॉन्ड बनाता है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो बस हम लोग को सिर्फ रेडियस के बारे में जानना था। तो हम लोग सिर्फ इतना जानो कि क्या होता है वान डेर वाल से। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग को क्या मतलब है? रेडियस से। तो यहाँ पे देखते हैं कि बॉन्ड हम लोग को इस तरह से बनता है, तो उसको क्या करेंगे? आधा निकालेंगे। तो आधा डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, चलो इसको नोट करो। देखो, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वो हम लोग देखने जा रहे हैं मेटालिक रेडियस, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। अब क्रिस्टल रेडियस क्यों बोला जाता है, मेटालिक रेडियस क्यों बोला जाता है? सबसे पहले मेटालिक से पता चल रहा है ये किसका बात कर रहा है? मेटल का। कोई भी मेटल का बात कर रहा होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे बात करोगे क्रिस्टल का, तो क्लास 12th में तुम लोग पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो उसमें एक चैप्टर है तुम्हारा, फर्स्ट चैप्टर है, वो है तुम्हारा सॉलिड स्टेट। क्या चीज है? सॉलिड स्टेट। जहां पे तुम लोग को पूरा बताएगा कोई भी वहां कि कोई भी तुम्हारा सॉलिड है तो उसका अरेंजमेंट किस तरह से है। जो यहाँ पे देख रहा है ये अरेंजमेंट, इसी तरह से हम लोग बहुत टाइप का वहां पे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग को सॉलिड वहां पे अरेंजमेंट रहता है। जैसे तुम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेता है, मान के चलो यही बना हुआ है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे है, ये सारा चीज यहाँ पे मतलब जितने भी ठोस पदार्थ हैं सभी का अरेंजमेंट के बारे में वहां पे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अरेंज किया गया। समझ में आया? उसी तरह से सॉलिड के बारे में मतलब कि लिक्विड के बारे में भी वहां पे पढ़ना है, जो कि सॉल्यूशन है नाम चैप्टर का। अभी 11th क्लास में हम लोग सिर्फ गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का गैसेस स्टेट है। वहां पर भी हम लोग को क्या करना है? अरेंजमेंट, इस सब के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल के बारे में समझो कि जो अरेंजमेंट जो रहता है, क्या रहता है? अरेंजमेंट रहता है कोई भी आइटम का, जो हम लोग को किसका? मेटल का। किसका बोलेंगे? मेटल का, या फिर सॉलिड स्टेट का कोई भी ले लेंगे, उसका अगर जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। वहां पे चलेगा लेटिस, ये सब का बात चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जानो कि ये जो आखिर मेटालिक रेडियस जो होता है, तुम लोग जानता है, मान के चलो अभी कोई भी हम लोग आयरन ही ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं? आयरन। ठीक है, तो कुछ भी आयरन लेकर, मान के चलो इतना बड़ा क्वांटिटी में ले लिया आयरन, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा थोड़ी कि आयरन सिर्फ एक एक आइटम से मिलकर के बना है जो, अरे नहीं ना, इसमें बहुत सारा आइटम क्या है? अरेंज है उसमें। समझ में आया? बहुत सारे आइटम मिल करके तुम्हारा क्या चीज बना है? वहां पे आयरन का कोई ठोस बना होता है। ठीक है, उसी तरह से मान के चलो ये क्या चीज तुम्हारा? एक मेटल का हम लोग को क्रिस्टल है बना हुआ। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है उसके आइटम रखा हुआ है। जैसे मान के चलो यही एग्जांपल तुम्हारा क्या चीज का है? फेरस का है, मतलब कि आयरन का ही है। किसका है? आयरन का। तो आयरन का यहाँ पे एक आइटम 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 आइटम, ये सब क्या है? मिल करके तब एगो क्रिस्टल तैयार होता है। समझ में आया? एक हम लोग को क्या होता है? एक हम लोग को सॉलिड तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली, अच्छा ये लोहा है, ये चांदी है, तो ये है, तो वो है, ऐसे करके। समझ में आया? अरे मोल कंसेप्ट में पढ़ा है कि कितना उसमें रहता है आइटम्स, हो तब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो अब तुम्हारा तो ये समझ में आ गया, चलो एक मेटल का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है और वो उसका ये सब क्या है? हम लोग को आइटम है एटम। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इन लोग को क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहता है लास्ट में, जिसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब भी उन लोग बॉन्ड वगैरह बनाता है, जब उन लोग अरेंजमेंट होता है, तो उससे क्या होता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। कैसे करता है?
इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसके बारे में तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे क्लास 12th में, और हालांकि तुम लोग तो 10th क्लास में भी पढ़ के आया है तो तुम लोग को थोड़ा नॉलेज होगा। बाकी बात तुम हुए फिर यहाँ से केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास किया जाता है, समझ में आया। तभी सिर्फ इतना जानो कि कोई भी मेटल का टेंडेंसी वही होता है, वो क्या करता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इधर उधर भटकते रहता है। तो इससे क्या होता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इसमें देख रहा है बीच बीच में खाली स्थान रहता है, तो उसमें क्या रहता है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, समझ में आया। और इसके अब जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें देख रहा है ये कैसा कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे देख रहा है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्या टेंडेंसी है, नेगेटिव चार्ज, और इन लोग क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, दोनों ये पॉजिटिव चार्ज को अपने और क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, ताकि वो दोनों आपस में क्या रहे, जुड़ा हुआ रहे, समझ में आया। तो उसी तरह से सभी देख रहा है सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका अरेंजमेंट तो समझ गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये दोनों जो देख रहा है, ठीक है, इसी को जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को देखेंगे ना, तो दो पॉजिटिव को देखेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है, उसको हम लोग क्या कैसा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ना है मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस में, तो यहाँ पे क्या करना है, दो एडजेसेंट जो रहेगा, एडजेसेंट का मतलब सामने वाला, समझ में आया। तो यहाँ पे दो हम लोग क्या करेंगे, एटम ले लेंगे, जो हम लोग यहाँ पे मेटल का रहेगा, दो मेटल का एटम ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नल्स रहे। तो दो कर्नल्स को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके न्यूक्लियस के बीच में, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और इसी का अगर आधा कर देंगे तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रेडियस निकालना है, क्योंकि हम लोग ये सबसे मतलब है क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, रेडियस निकालना है। और रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और ये d क्या है तुम लोग को पता चल रहा है, ये z नहीं है, ठीक ना, ये 2 है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया हम लोग को मेटालिक रेडियस। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट मेटल आइटम इन द मेटालिक क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है समझ गया था। उसके बाद हम लोग देखें कि क्या होता है हम लोग को मेटालिक रेडियस। तो तुम यहाँ पे देख लिया कि क्या करना है, दो गो क्लोजेस्ट हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज, मेटल आइटम्स। क्या चीज लेते हैं, दो गो क्लोजेस्ट मेटल आइटम। तो देखो ले लिया है, इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहा है दो क्लोजेस्ट हम लोग क्या लिए, मेटल का आइटम लिए हैं। तो उसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस रहेगा, क्या रहता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो हाफ करेंगे, क्या करेंगे, हाफ। तो हाफ करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया कि एक हम लोग मेटालिक क्रिस्टल लेंगे, उसमें जो हम लोग को क्या रहता है, मेटल का जो रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। अरे दो पॉजिटिव चार्ज बोले, तो दो एटम्स का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा करेंगे तो वही हम लोग को क्या हो जाता है, मेटालिक रेडियस हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, मेटालिक रेडियस। तो चलो इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लास्ट टॉपिक जो है तुम्हारा आयनिक रेडियस। चलो तुम लोग अब यहाँ पे बताना, जैसे तीनों रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा पढ़े हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। तुम लोग वो तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है ना, कि किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा और किसके बाद कौन, जैसे अरेंजमेंट होता है ना, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वैसे तुम लोग को सजाना है। जैसे कि मान के चलो तुमको यहाँ पे बोल दिया जाए कि सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे वान डेर वाल। क्या चीज ले लेते हैं, वान डेर वाल। फिर ले लेते हैं हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे मेटालिक नहीं लेते, हाँ चलो मेटालिक ही ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं क्या चाहिए, कोवैलेंट रेडियस। अब तुम लोग बताओ कि ये जो वान डेर वाल रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस है, अब अगर इसको बता दिए, मान के चलो इसको ए बोल दिए, ठीक है, फिर मान के चलो इसको बी बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, सी, उसका जो रेडियस होगा ए बी सी मान लिए। तो बताओ कि किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ए का, बी का या सी का। दिमाग में फिगर लाओ कि वान डेर वाल रेडियस क्या था। तो ऐसा करके था कि दो एटम थे और इसके बीच का हम लोग को क्या था, डिस्टेंस था, और इसका आधा था, इतना समझा।
उसके बाद जब ये मेटालिक का था कि इसका क्या था कि दो को हम लोग मेटल लेते थे सामने सामने, और इसका जो बीच का डिस्टेंस होता था इसका क्या करते थे, आधा। उसके बाद ये कोवैलेंट क्या था कि ऐसे करते थे, दो को हम लोग क्या बोलता था, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था, और यहाँ से जो बीच का डिस्टेंस होता था इसका हम लोग क्या करते थे, आधा। अब तुम बताओ कि किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले तुम लोग बोलेंगे वाटर वॉल। सबसे पहले देख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस तो सबसे ज्यादा भी दिख रहा है क्योंकि इन लोग सट्टा भी नहीं है कि ना, दूर है, और इसका आधा करेगा, देख रहा है डिस्टेंस, तो ये सबसे ज्यादा। उसके बाद ई होगा कि ई होगा, मेटालिक होगा, क्योंकि देख रहा है ई इसके अंदर घुसा हुआ है तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन यही मेटालिक सटा हुआ है लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, उससे तुलना में ज्यादा है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसका अगर अरेंजमेंट बोला जाए तो यहाँ पे अगर रेडियस की बात करेंगे तो क्या इसी तरह से होगा इसी तरह से। चलो, तो बस यही वाला है, और तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, समझा, कि सबसे पहले बोल देगा कि किसका रेडियस अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे करके, हाँ ऑब्जेक्टिव ही है। मेन चीज है ना, इसको पढ़ने के पीछे बस इतना ही रीजन था, जैसे कि हम तुम लोग को बोले ना कि हम लोग को जो इंपॉर्टेंट जो रेडियस है वो क्या है, आयनिक रेडियस। लेकिन ये जो 3 रेडियस है इसको बस इतना ही मतलब है, समझ में आया, इससे ज्यादा इसको मतलब है क्या इस चैप्टर में, नहीं मतलब है। तो इसका हम लोग समझेंगे कि इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि डिक्रीजिंग, अरे यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज है, समझ जाएगा नहीं, ये एरो दे देना तब नहीं पता चलेगा कि इधर से इधर जाएंगे तो हम लोग को क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है। चलो इतना लिख लो, बाकी तीनों का जो हम लोग पढ़ लिए रेडियस, बस उसका सिर्फ इतना ही हम लोग को जरूरी था। ठीक, देखो अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तुम लोग अगर नहीं समझोगे तो बहुत नुकसान यहाँ से होगा, समझ में आया। तो इसी चलते देखो, सबसे पहले तो बता दिया कि हम लोग को रेडियस जो पढ़ना था, एटॉमिक रेडियस, वो 3 पढ़ना था। कौन कौन, मेटालिक था, कोवैलेंट था, वांडर वाल था, फिर आयनिक है। तो 3 जो पहले जो पढ़े वो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है, हालांकि जानना था, लेकिन वो हम लोग को एग्जाम के व्यू से हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हम लोग को आयनिक रेडियस, और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। इसी से साइज वगैरह, अभी देखो ना, इससे बाद ये टॉपिक के बाद जैसे हम लोग आएंगे वहां पे साइज वगैरह का बात स्टार्ट हो जाएगा, वहां फिर आएगा लौट के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह, सब कुछ आएगा लौट के, समझ में आया। तो वहां से हम लोग को मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ से जो भी टॉपिक अब स्टार्ट होगा, जब तक कि चैप्टर खत्म ना हो जाएगा तब तक तुम्हारा क्या रहेगा, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछते जाता है इस टॉपिक से आगे तक, समझ में आया। चाहे वो तुम जेई का तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट का कर रहे हो, चाहे अपना बोर्ड एग्जाम का, चाहे बीएचयू, ये सब, चाहे कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, समझ में आया। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, इसी चलते थोड़ा सा अच्छा से पानी उनी पी करके आराम से रहो, ताकि तुम लोग को समझ में आवे कि क्या होता है यहाँ से, ठीक है। हालांकि उतना टफ चीज नहीं है पढ़ना, ठीक है ना। चलो, आयनिक रेडियस होता क्या, रेडियस का मतलब समझ ही गया था, आयनिक का मतलब क्या समझ रहा है, कोई आयंस होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे कोई भी हम लोग ले लेते हैं साल्ट, क्या लेते हैं, कोई भी साल्ट, NaCl समझ रहा है कि साल्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, जब इसका अरेंजमेंट देखेगा तो तुम्हारा क्या होता है, इसका अरेंजमेंट देखेगा तो इसको डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है कि सोडियम रहेगा इधर से क्लोरीन आएगा तो बॉन्ड बनाएगा, ऐसा रहता है क्या, नहीं। इन लोग क्या करते हैं, आयंस में पहले टूटते हैं, उसके बाद क्या रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। होता क्या है, Na जो है क्या चीज, यहाँ जो हम लोग को सोडियम जो रहता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या कर देता है, Na+ बन जाता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे करके, और ये जो Cl है, क्या चीज, जो Cl है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद क्या बन जाता है, Cl- बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो NaCl है, ये लोग करता क्या है, Na है सो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और बन जाता है क्या चीज, Na+, और जो क्लोरीन है इसी का एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या बन जाता है, Cl-। अब देखो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या बन गया, तो एक Na+ बन गया और एक क्या बन गया, Cl-। अब देखो ये क्या चीज, कटायन, ये हो गया अनायन, इसके ऊपर चार्ज देख रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। तुम लोग को बोले थे कि अगर सेम चीज रहता है चार्ज तो रिपेल करता है, यहाँ पे क्या सेम है का, नहीं। तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन होने की वजह से क्या रहता है, सभी एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो, तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जब कटायन और अनायन, जब भी आयंस की बात करता है तो उन लोग का अरेंजमेंट इसी तरह से रहता है। क्या करता है कि एक जब हम लोग को जो कटायन रहता है वो बीच में आ जाता है, और दोनों तरफ क्या रहता है, अनायंस रहता है, तभी ना उसको बैलेंस करके रखेगा, सब एक दूसरे से चिपका हुआ, इसके बाद भी उसी तरह से मिलेगा।
उस तरह से रहता है। तो दो चीज हम लोग यहाँ पे सिर्फ दिखाएं कि कैसे उसका अरेंजमेंट रहता है, तो इसी तरह से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था, आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस होता क्या है, तो देखो यहाँ पे एक जो तुम्हारा अनायनिक वाला जो न्यूक्लियस रहेगा और जो तुम्हारा कटायन का जो न्यूक्लियस रहेगा, वो दियो के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। यहाँ पे भागा होगा करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली यही जो डिस्टेंस रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी तक हम लोग क्या बोले हैं कि जो आयनिक रेडियस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आयंस के फॉर्म में कैसे बनता है वो समझ रहा है, कि जैसे कोई भी साल्ट रहता है तो लोग क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे टूटता है वो समझ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से उन लोग के बीच में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से उन लोग का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, ठीक है, कि दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ रहता है ना। उसी तरह से तुम बोल सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर हम लोग को नेगेटिव चार्ज चिपका रहता है, चाहे तुम किसी को दिखाओ, लेकिन हम यहाँ पे दिखा दिए किसको, पॉजिटिव को बीच में दिखा दिए। अरे दिखा सकते हैं ना। चलो, तो यहाँ पे बोले कि जो हम लोग को आयनिक रेडियस होता है वो होता क्या है, तो जो कटायन का जो और जो अनायन का जो न्यूक्लियस होता है, वो दोनों का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, आयनिक रेडियस, ठीक है। अब दो न्यूक्लियस से मिलकर है, इसीलिए तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेडियाई बोल रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये था तुम्हारा क्या चीज, आयनिक रेडियस। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, जब लिखा हुआ है तो वही चीज लिखा हुआ है जो बोले अभी, द आयनिक रेडियाई ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक क्रिस्टल मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस। कुछ है का नहीं ना, वही चीज में खाली क्या बोल दिया। देखो यहाँ पे जो आयनिक रेडियाई है क्या चीज का, आयंस का, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो एक आयनिक क्रिस्टल में रहता है। आयनिक क्रिस्टल वही रहे जो अरेंजमेंट रहता है उसी को बोलते थे। चलो, तो जो वो हो सकता है क्या चीज, उसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जो फ्रॉम द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू आयन, जो दो आयंस का रहेगा उसके बीच का जो हम लोग का न्यूक्लियस रहेगा उसी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अरे न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब समझ आता है ना, कि दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया। तो जो हम यहाँ पे बताएं हिंदी में वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ, खाली इंग्लिश में सजाया गया है। तो ये सब हम लोग नहीं भी जानेंगे तो कहानी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं इसको। चलो, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक चार्ज है पॉजिटिव और एक क्या चाहिए हम लोग को, नेगेटिव चार्ज। अरे देख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो जो पॉजिटिवली चार्ज जो एटम रहता है, मतलब Na+ की बात कर रहे हैं। अब जो अरे Na+ के जगह कोई और हो सकता है ना, तो मतलब कुल मिलाकर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिवली चार्ज जो एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। और उसी तरह नेगेटिवली चार्ज जो एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन। अब देखो कटायन के बारे में क्या होता है सो, तो इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम लोग पहले देख लिए है कि नहीं, कि जो हम लोग को कटायन बनता है वो कैसे बनता है, अरे कटायन इसी को नहीं बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं कटायन, इसको बोल रहे हैं अनायन। तो ये कैसे बन रहा है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके लूज करके कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन करके। तो वही चीज लिखा हुआ कि अनायन क्या कर रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है अभी तक इस जो यहाँ पे बोर्ड भरा हुआ है, क्या इतना में सारा कुछ समझ में आ गया। चलो, तो इसको लिखो और तुरंत हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट चीज में। देखो अब यहाँ पे बात क्या होता है, जैसे अभी तक तुम लोग आयंस के जो बात किए, देखो रेडियस का बात था, रेडियस तक कहानी खत्म हो गया ना खत्म, सारा चारों को चारों पढ़ लिए। अब देखो रेडियस से आगे चलते हैं, तो रेडियस कम होता है, बेसी होता है, तो इससे क्या होता है, उसका साइज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे कटायन में बदल गया, अनायन में बदल गया, तो जो उसका पेरेंट्स जो था, पेरेंट्स का नहीं मतलब जो स्टार्टिंग में था, जैसे मान के चलो पेरेंट्स और कटायन वगैरह ये सब का सोच लो। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की बात करेंगे, मान के चलो तुम्हारा सोडियम था, ठीक है, तभी न्यूट्रल में था, है कि नहीं। तो इसमें देखो ये जो न्यूट्रल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आया। अब इससे क्या होता है ना, इससे बनता है तुम्हारा क्या चीज, Na+, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। तो ये हो गया पेरेंट्स और ये क्या हो गया, कटायन। उसी तरह से अगर Cl का बात करोगे तो यहाँ पे क्या रहता है, Cl से हम लोग को क्या बन जाता है, Cl- पे चल जाता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, पेरेंट्स है, और ये क्या है तुम्हारा अनायन है। बात समझ में आया। ये सब थोड़ा थोड़ा खाली समझते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, साइज का। अब यहाँ पे देखो जो कटायन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और जो अनायन होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये तुलना किससे किया जा रहा है, तो ये जो तुलना किया जा रहा है वो पेरेंट्स से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स का मतलब समझ गया कि क्या होता है, तो समझ में आया।
तो पेरेंट्स क्या होता है समझ में आ गया कि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है कटायन का, जैसे कोई भी होगा तो न्यूट्रल वाला स्टेट में कुछ तो होगा ना, जैसे भी सोडियम का लेके चल रहे हैं नीचे एग्जांपल, उसी तरह से कुछ भी मैग्नीशियम का ही ले लोगे तो शुरू में क्या रहेगा Mg रहेगा, लेकिन जैसे वो क्या हो जाएगा कटायन के फॉर्म में बनेगा तो Mg2+ बन जाएगा। इधर थोड़ा फोकस करो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ अभी जानेंगे कटायन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, अनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। किसके तुलना में, पेरेंट्स के तुलना में। अब यहाँ पे बात उठता है कि आखिर कटायन का साइज स्मॉल है तो क्यों है, अनायन का लार्ज साइज है तो क्यों है, इसका रीजन तो जानना पड़ेगा ना। तो वही चलते हम लोग के पास क्वेश्चन यहाँ पे अराइजेस होता है, क्या बोलता है कि व्हाई कटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। समझ में आया कि जो उसका पेरेंट जो एटम होगा उससे हम लोग को स्मॉल हो जाता है साइज, किसका, कटायन का। क्यों होता है, जैसे कि ये क्या है तुम्हारा पेरेंट्स है, इससे क्या बन रहा है Na+, जिसको हम लोग कटायन बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता है वो। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि इसका जो साइज होगा उससे ये वाला क्या होगा, साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। कटायन वाला को क्या होता है, अगर उसके पहले बताए थे पॉजिटिव मतलब गरीब हो जाता है तो उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है। वही अगर अमीर वाला आदमी रहेगा तो क्या रहेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ पर रीजन देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि उसका साइज में हम लोग को कम हो जाता है, या फिर अनायन का जिससे अभी बात करेंगे तो उसमें साइज उसका इंक्रीज क्यों हो जाता है। एक बताएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। यहां से जो बात आएगा साइज का, वो साइज की बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में क्या तुम लोग जानता है, बिल्कुल जानता है। 2 लेक्चर पहले ही इसको पढ़ाया गया है, एक ही लेक्चर बोला जाएगा, एक लेक्चर से पहले। चलो, जेड इफेक्टिव बराबर तुम्हारा क्या होता था, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जेड क्या होता था, एटॉमिक नंबर। और जेड इफेक्टिव समझिए रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। अब देखो, इसके लिए भी निकालते हैं, इसके लिए भी निकालते हैं। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे Na का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, Na का। इसका एटॉमिक नंबर 11। अब यहाँ पे चलो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है। अरे यही नहीं होता है, देखो यहाँ पे 10 और 1 11। अब इसका निकालो तुम सिग्मा। क्या निकालो, सिग्मा। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देख रहा है वैलेंस जो इसका है ना 3 ना है, तो सिर्फ 3 वाला लेकर चलेंगे। चलो, इसमें क्या करते थे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो लास्ट वाला सेल का। तो इसमें देख रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक को हम लोग टेस्ट में लिखते थे, इसमें क्या हो जाएगा 0+। यहाँ पे देखो 0.85 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 और 2 8 से, प्लस फिर 1 गुने 2। अरे 2 ना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना। चलो, तो यहाँ पे करेगा तो 0+ इसका करेगा तो 8 × 40 64 और 4 6.8 हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। चलो, इसका तो निकाल लिए। अगर इसी को तुम बोलेगा कि जेड इफेक्टिव निकालो, क्या चीज बोलेगा, जेड इफेक्टिव निकालो, तो तुम क्या बोलेगा 11 - 8.8 मतलब कि तुम कितना बोलेगा 2.2 बोलेगा। अब देखो ये तो Na का निकालिए, वही बात करते हैं हम लोग Na+ का। किसका बात करते हैं, Na+ का। तो अभी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या 10 होगा का, मतलब 11 होगा का, नहीं 10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s0 हो जाएगा। क्या यही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता वो भी क्या किया, लूज कर दिया। अब इसका क्या करना है, सिग्मा निकालना है। अब कैसे करोगे, 0.35 से पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, तो कोई फायदा होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अभी क्या करेगा, अगर ये हट गया तो इसका वाला थोड़ी देखेंगे आप, जिसमें इलेक्ट्रॉन टेस्ट तो करेगा तो इसमें आके न करना पड़ेगा। तो इसी चलते क्या करना पड़ता है, अब तो इसमें कहाँ नहीं आएगा, अब इसमें कहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो इसको देखेंगे कहाँ, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको देखेंगे नहीं, टेस्ट तो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था 8, तो 8 में एक टेस्ट करेगा तो कितना बन जाएगा 7। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस करेगा। अब यहाँ पे देखो 0.85 को मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 2 इलेक्ट्रॉन से। देखो भले ही पी ब्लॉक का नहीं था, लेकिन पी में कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो नोबेल गैस बन गया। समझ में आया। चलो, अब यहाँ पे निकालो क्या हो जाएगा, इसको गुना करो 7 × 5 = 35 7 × 21 और 3 कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना रे, 7 × 21 और 3 24 इतना हो जाएगा। चलो, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको करेगा तो 0 8 × 16 17 1.7 इतना हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 3 और 1
4, इतना आ जाएगा। इसके लिए फिर तुम निकालने जाओ जेड इफेक्टिव, तो कितना निकलेगा, तो फिर वहां पे देखेगा इसका कितना था, 10 था ना 11 था, अरे एटॉमिक नंबर से करते थे, तो एटॉमिक नंबर कितना था 11, 11 माइनस करेगा सिग्मा, सिग्मा कितना आ गया 4.15। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, तो यहाँ पे करोगे तो 6.85 आ गया। अब देखो इसका जेड इफेक्टिव कितना आया 6.85, इसका कितना आया 2.2। अब देखो तुम बताओ कि जेड इफेक्टिव किसका वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाला का कि पेरेंट्स वाला का, पॉजिटिव वाला। और तुम लोग को एक चीज बताए थे कि जो हम लोग को जेड इफेक्टिव होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का, होता है कि नहीं होता, मतलब कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। तो कैसे होता है ये, हम लोग देखे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो जितना ज्यादा खींच के रखेगा उसका साइज क्या होगा, उतना कम होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ही देखो ना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिर्फ लूज करवाए, कितना का डिफरेंस हो गया, देख रहा है बहुत ज्यादा का, अरे 1-2 पॉइंट का बात रहता चलता, देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आ गया 6, 4 गो से हम लोग को क्या हो गया, वो ज्यादा बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया होगा उसका। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसका साइज इसका कम होगा कि इसका ज्यादा होगा, तो हम लोग देखें कि इसका जो तुम्हारा रहेगा कटायन वाला, उसका साइज क्या होता है, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और जैसे ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा अट्रैक्शन हो गया न्यूक्लियस की ओर, और ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से उसका क्या हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो ये रिलेशन तुम लोग को पहले बताए थे, देखो कहाँ पे यूज हो गया सो। अब ये सब समझ में आया कि कैसे क्या हुआ है सो, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हम लोग को कैसे जेड इफेक्टिव निकालते थे समझ में आ गया है। तो इसका अब साइज का देखो, अब तुमको बोलेगा कोई कि आखिर कटायन का साइज क्यों छोटा हो जाता है पेरेंट्स एटम के मतलब तुलना में, तो तुम क्या बोलोगे, क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे बोलोगे ना, इसको तुम क्या बोलोगे, एक्सप्लेन करके इस तरह से बता सकते हो, अरे एग्जांपल देकर बताओगे ना, इसका एग्जांपल दोगे, इतना आएगा जेड इफेक्टिव, फिर कटायन का निकालोगे इतना हो जाएगा, तब नीचे लिख दोगे ना, सिंस हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से कि इतना बराबर इतना होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ उस, इसलिए बोल देगा कि इसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या होने से, जेड इफेक्टिव बढ़ने से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद मिटा करके एक लाइन लिख देंगे, पूरा एग्जाम्पल लिख लेना। देखो अब जो यहाँ पे डायरेक्टली जो हम लोग लिखना था, रीजन समझ में आ गया, उसको एक लाइन में सिर्फ लिख रहे हैं क्या चीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या चीज रहेगा, परसेंट से ज्यादा कटायन में, अरे जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा, क्या चीज रहेगा, ज्यादा, क्या चीज रहेगा, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसका साइज भी क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा था, क्यों होता था, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या चीज, कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो हम लोग को क्या देखे थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का। इतना समझ में आ रहा था ना तुम लोग को, चलो तो ये तो समझ में आ गया होगा क्यों लिखे इस तरह से। चलो तो एक तो यहाँ से रीजन तुम लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा का, किसका बात करते हैं, सिग्मा का, तो अगर सिग्मा तुम्हारा, अच्छा चलो इसको दूसरा कलर से लिख देंगे, और यहाँ पे बात होता है साइज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। अब तुम लोग को तो पचेगा नहीं ये चीज कि कैसे हो रहा है सो, अभी तुम लोग को बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइज होता है, क्या चीज, जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा का। अब कैसे, तो अभी समझो थोड़ा सा। और एक चीज और हम लोग जाने थे, क्या जाने थे हम लोग, कि जो जेड इफेक्टिव होता है, क्या चीज देखे थे, जेड इफेक्टिव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सिग्मा का। ये चीज तो तुम लोग को पता था ना कि जितना ज्यादा सिग्मा बढ़ेगा उतना कम तुम्हारा क्या होगा, जेड इफेक्टिव, जितना रिपल्सन उतना कम अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, अरे जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतने दूर ने वो हटेगा, और जितना दूर हटेगा का साइज उसका बढ़ेगा नहीं, और जितना कम होगा तुम्हारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो कम होगा तो रिपल्सन कम हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन का होगा, ज्यादा होगा। अब समझ में आया क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, जितना वो ज्यादा धकेलेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, और जितना कम स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, मतलब जितना कम धकेलेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, साइज भी कमते जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दियो पॉइंट समझ में आया, समझ में आया ना रे। और ये भी पॉइंट तो पहले से पढ़ते आ रहा है, तो ये रिलेशन समझ में आया, तब यहाँ से रिलेशन समझ में आया, इतना समझ में आया, बस इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे इतना लिख लो, उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक कटायन के जगह हम क्या लिखेंगे, अनायन, चलो उतना लिखते जाओ तुम लोग।
यहाँ पे कटायन की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अनायन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे स्मॉलर की जगह हम क्या लिख देंगे, लार्जर। और क्यों होगा वो सारा कुछ यही सब सेम चीज चलेगा रीजन, बस यहाँ पे खाली पॉइंट हम बदल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, क्लोरीन का। तो ये पहले Cl रहेगा, ये क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव में बन जाता है। अब इसमें हम लोग इसी तरह से इसका कन्फिग्रेशन तुम कर लोगे, अरे सुनो क्या करना है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखोगे जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, इसका क्या निकलेगा, कम निकलेगा, और इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, समझ में आया। और इसका ज्यादा रहने का मतलब क्या है, इसका साइज क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू कम निकलेगा। तो कम होगा मतलब कम अट्रैक्शन होगा, और कम अट्रैक्शन होगा तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी रीजनमा यही होगा, खत्म कहानी। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे जैसे किया उसी तरह सेम करना है। रीजन समझ में आया कि क्या होता था कि नहीं होता था। सो तो बस आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग को इतना ही करना था। बाकी हम लोग को कल के जो हम लोग को लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे हम लोग कटायन अनायन इस सब के बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल तुम लोग को ये चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। मान के चलो तुमको इस तरह से दे दिया जाए, Fe दिया जाए, Fe2+ दिया जाए और Fe3+ दिया जाए। तुम बताओ कि किसका साइज सबसे ज्यादा होगा, साइज किसका सबसे ज्यादा होगा, Fe का सबसे ज्यादा साइज होगा, उसके बाद Fe2 का, और Fe3 का तो सबसे कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का रिलेशन हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग पीरियड के अनुसार पढ़ेंगे, ग्रुप के अनुसार से पढ़ेंगे, डिफरेंट एलिमेंट पे यहाँ पे हम लोग खोज करेंगे। समझ में आया। तो बस चलो, तो इतना लिखो, बस आज की कहानी यही रहने देते, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।